नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मुंबई के एक बहुत ही खास लैंडमार्क की, ताजमहल पैलेस होटल। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इसके इतिहास, इसकी बनावट और इसके कल्चरल महत्व से जुड़ी कई दिलचस्प जानकारियां हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये होटल सिर्फ एक शानदार इमारत क्यों नहीं है, ये मुंबई और भारत के लिए इतना अहम कैसे बन गया। सही बात है। चलिए इसकी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े सपने से। ताजमहल पैलेस वो सिर्फ एक होटल नहीं है। हाँ, ये भारत के बदलते हुए चेहरे, उसकी उम्मीदों और उसकी जो हिम्मत है ना, उसका एक बड़ा प्रतीक है। इसकी नींव में ही एक बहुत अलग सोच थी। तो उसी सोच से शुरू करते हैं। जमशेदजी टाटा की दृष्टि। ऐसा कहते हैं कि उन्हें इसका ख्याल तब आया जब उन्हें शायद उस वक्त के किसी बड़े यूरोपियन होटल में जाने से रोका गया था। हाँ, ये किस्सा सुना तो है। ये सच है भी, तो क्या ये सिर्फ एक पर्सनल बेइज्जती का बदला था या कुछ और बड़ा था इसके पीछे? देखिए, ये किस्सा मशहूर तो बहुत है और कई लोग इसे सच भी मानते हैं। हालांकि कोई पक्का दस्तावेज मिलना तो मुश्किल है। अच्छा। लेकिन इसका जो सिंबॉलिक मतलब है ना, हम्म। वो ज्यादा बड़ा है। चाहे ये घटना हुई हो या ना हुई हो, ये उस दौर की सोच को दिखाता है। जमशेदजी टाटा का विजन सिर्फ एक लग्जरी होटल बनाना नहीं था। 1903 में जब ये खुला तो ये दुनिया को एक मैसेज था कि भारत भी वर्ल्ड क्लास लेवल पर कुछ कर सकता है। हाँ। सोचिए, उस जमाने में जब बिजली भी नहीं चीज थी, उन्होंने न सिर्फ पूरे होटल में बिजली लगवाई, बल्कि अपना पावर प्लांट भी बनाया। अपना पावर प्लांट? हाँ, ये सिर्फ सुविधा नहीं थी, ये सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक था। ये तो वाकई बहुत आगे की सोच थी। और सिर्फ बिजली ही नहीं, कहते हैं कि इसमें टर्किश बाथ थे, जर्मन एलिवेटर, अमेरिकी पंखे। ये सब उस समय भारत में लाना कितना मुश्किल रहा होगा। मुश्किल तो था ही। क्या उस जमाने के हिसाब से इसे बनाना एक तरह का इंजीनियरिंग कमाल नहीं था? बिल्कुल, यकीनन था। ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स की चुनौती थी। हाँ। दुनिया भर से बेहतरीन सामान मंगवाना, वैसे स्किल्ड कारीगर ढूंढना और वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना जो भारत में पहले देखी नहीं गई थी, ये सब आसान नहीं था। सही बात है। इसके लिए सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक जबरदस्त इच्छा शक्ति और मैनेजमेंट स्किल की जरूरत थी। जमशेदजी टाटा ने पर्सनली इसमें इंटरेस्ट लिया, यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल और सजावट की चीजें चुनने के लिए वो खुद विदेश गए। अच्छा। उनका लक्ष्य सिर्फ एक होटल नहीं था, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस तैयार करना था जो दुनिया के बेस्ट होटलों को टक्कर दे सके। और वो एक्सपीरियंस सिर्फ सुविधाओं तक ही नहीं था, वो तो इसकी बनावट में भी दिखता है। हाँ, बिल्कुल। इसका आर्किटेक्चर खुद एक कहानी कहता है। इसमें इस्लामिक, यूरोपियन रेनेसां और विक्टोरियन गोथिक स्टाइल का मिक्स बताया जाता है। ये मिक्स क्यों चुना गया? इसका कोई खास मतलब था क्या? ये मिक्स बहुत दिलचस्प है। इसे इंडो सारासेनिक स्टाइल का एक बेहतरीन नमूना मानते हैं, जिसमें इंडियन और यूरोपियन आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स मिलते हैं। इंडो सारासेनिक? हाँ। देखिए, इसका जो मेन डोम है वो इस्लामिक आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। मेहराबें और बालकनी में राजपूताना स्टाइल दिखता है। वहीं पिलर्स और खिड़कियों में विक्टोरियन असर है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था। अच्छा। ये उस समय के बॉम्बे के कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर को दिखाता था। एक ऐसा शहर जहां ईस्ट और वेस्ट मिलते थे। सही। यह आर्किटेक्चर एक तरह से भारत की काबिलियत का प्रतीक था। वेस्टर्न आइडियाज और टेक्नोलॉजी को अपनाना और उन्हें अपनी पहचान के साथ मिला देना। क्या उस समय इस तरह की मिक्स स्टाइल पर कोई बहस या आलोचना भी हुई थी, या इसे फौरन ही एक मास्टरपीस मान लिया गया? अक्सर नई चीजों पर राय बढ़ जाती है। हाँ, हुई होगी थोड़ी। शुरुआत में कुछ लोगों को ये थोड़ा अजीब जरूर लगा होगा। उस दौर में या तो ट्रेडिशनल यूरोपियन या फिर पूरी तरह से इंडियन स्टाइल में बिल्डिंग बनाने का चलन था। हाँ। तो इन दोनों का मिक्सचर कुछ लोगों को शायद थोड़ा अटपटा लगा हो। कुछ पुरानी रिपोर्ट्स में तो इसे आर्किटेक्चर की खिचड़ी तक कहा गया। अच्छा, खिचड़ी? हाँ, लेकिन जल्द ही इसकी जो शान थी और इसका जो अनोखापन था, उसने लोगों का दिल जीत लिया। गेटवे ऑफ इंडिया बनने से पहले ही ये अपोलो बंदर पर एक लैंडमार्क बन चुका था। सही। इसका डिजाइन इतना असरदार था कि ये बहुत जल्दी शहर के सबसे पहचाने जाने वाले लैंडमार्क्स में से एक बन गया। ये दिलचस्प है कि कैसे समय के साथ नजरिया बदल जाता है। चलिए, अब इमारत से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रतिष्ठा की बात करते हैं। हाँ। सालों से ये राजा महाराजाओं, राष्ट्राध्यक्षों, हॉलीवुड, बॉलीवुड स्टार्स, बड़े उद्योगपतियों की पसंदीदा जगह रही है। बिल्कुल। क्या कुछ खास वजहें थी कि ये जगह इतनी जल्दी इतनी प्रेस्टिजियस बन गई? कई वजहें थीं। पहली तो जाहिर है इसकी भव्यता
और बेहतरीन सर्विस जो उस समय भारत में कहीं और मिलना मुश्किल था। हाँ, वो तो है। दूसरी, इसकी लोकेशन, समुद्र के किनारे शहर के एक प्राइम एरिया में। तीसरी, जमशेदजी टाटा का अपना रुतबा और उनकी साख। लेकिन इससे भी बढ़कर इसने जल्दी एक ऐसी जगह की इमेज बना ली जहां कुछ खास होता है। हाँ। यहाँ ठहरना सिर्फ एक होटल में रुकना नहीं था, बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन गया। यहाँ होने वाली पार्टियां, कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स वो शहर और देश के लिए महत्वपूर्ण होती थीं। क्या कोई ऐसा किस्सा या कोई घटना है जो इसके उस शुरुआती दौर की शान या इम्पोर्टेंस को दिखाती हो? कोई खास मेहमान या कोई यादगार पल? अरे ऐसे तो अनगिनत किस्से हैं। कहते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे की कुछ जरूरी चर्चाएं यहीं की थी। अच्छा। कई देशों के हेड्स ऑफ स्टेट के वेलकम फंक्शंस यहाँ हुए हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान इसे 600 बेड वाले अस्पताल में बदल दिया गया था। अस्पताल में? सच में। हाँ। ये दिखाता है कि ये सिर्फ लग्जरी का सेंटर नहीं था, बल्कि जरूरत पड़ने पर देश की सेवा में भी काम आता था। कमाल है। ये छोटी छोटी बातें इसकी प्रतिष्ठा को और बढ़ाती हैं। इसे सिर्फ एक होटल नहीं, बल्कि इतिहास का गवाह बना देती हैं। अस्पताल वाला पहलू तो वाकई कम लोग जानते होंगे। ये दिखाता है कि इसका रोल कितना मल्टी डायमेंशनल रहा है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, इसकी कहानी में एक बहुत दर्दनाक चैप्टर भी है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले। हाँ, वो दिन। उन हमलों ने होटल को और पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। वो मुंबई के इतिहास का शायद सबसे काला दिन था, और ताज उसका एक मुख्य निशाना था। होटल को बहुत नुकसान पहुंचा, कई जाने गईं। हाँ। वो तस्वीरें आज भी याद है। आग, धुआं, कमांडो ऑपरेशन, दिल दहल गया था। लेकिन हमलों के बाद जो हुआ वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। होटल के स्टाफ ने जिस बहादुरी और निस्वार्थ भाव से मेहमानों की जान बचाई, वो अद्भुत था। सुना है कई स्टाफ मेंबर्स ने अपनी जान की परवाह नहीं की। हाँ, कई कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मेहमानों को सेफ जगह पहुंचाया, उन्हें बाहर निकाला। ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये सेवा और इंसानियत का जज्बा था। बिल्कुल। और फिर पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ। ये सिर्फ एक इमारत की मरम्मत नहीं थी, ये एक शहर और देश के इरादे का प्रतीक था। हाँ। इसे पहले से ज्यादा मजबूती से खड़ा करने का फैसला लिया गया। इस रिकंस्ट्रक्शन के पीछे क्या सोच थी? सोच बिल्कुल साफ थी, आतंक के सामने झुकना नहीं है। रतन टाटा ने उस समय कहा भी था कि हम इस महान इमारत को उसकी पुरानी शान में वापस लाएंगे। पुनर्निर्माण का काम बहुत तेजी से और पूरी लगन से हुआ। जो हिस्से डैमेज हुए थे उन्हें ठीक किया गया, लेकिन साथ ही सिक्योरिटी सिस्टम को बहुत ज्यादा मजबूत किया गया। हाँ, वो तो जरूरी था। जब होटल दोबारा खुला तो ये सिर्फ एक इमारत का खुलना नहीं था, ये मुंबई की जो हिम्मत है ना, उसकी जीत थी। सही कहा। ये संदेश था कि शहर जिंदा है और वो नफरत और हिंसा से हारेगा नहीं। वो जो कहा गया पहले से ज्यादा मजबूत, वो सिर्फ एक नारा नहीं था, वो हकीकत बना। ये वाकई बहुत प्रेरणा देता है, और ये हमें इस सवाल पर लाता है कि कैसे कुछ इमारतें या जगहें इस तरह के हादसों के बाद और भी ज्यादा शक्तिशाली प्रतीक बन जाती हैं। ताज के मामले में ऐसा क्यों हुआ? इसके कई कारण हैं। एक तो ताज पहले से ही शहर की पहचान का एक अहम हिस्सा था। हाँ। उस पर हमला एक तरह से मुंबई की आत्मा पर हमले जैसा था। दूसरा, हमले के दौरान और उसके बाद जो बहादुरी और एकता की कहानियां सामने आईं, वो लोगों के दिलों में बस गईं। बिल्कुल। तीसरा, रिकंस्ट्रक्शन को नेशनल प्राइड से जोड़ दिया गया। ताज का दोबारा खड़ा होना सिर्फ एक होटल का दोबारा खुलना नहीं था, ये भारत के लचीलेपन और संकल्प का प्रतीक बन गया। सही। ये दिखाता है कि कैसे एक साझा दुख और साझा इरादा एक जगह को उसकी फिजिकल बनावट से कहीं ज्यादा बड़ा बना सकते हैं। और आज का ताज कैसा है? क्या उसने अपनी ऐतिहासिक विरासत और मॉडर्न लग्जरी के बीच वो बैलेंस बनाए रखा है? हाँ, और मेरे ख्याल से ये बैलेंस बनाए रखना ही इसकी कामयाबी का एक बड़ा कारण है। आज भी जब आप ताज में जाते हैं तो आपको इतिहास महसूस होता है। पुरानी पेंटिंग्स, वो ग्रैंड आर्किटेक्चर, वो माहौल। हाँ। लेकिन साथ ही आपको आज की दुनिया की सारी बेहतरीन सुविधाएं और सर्विसेज मिलती है। उन्होंने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा, लेकिन समय के साथ खुद को बदला भी है। सही। यहाँ आज भी दुनिया भर से मेहमान आते हैं, बड़े इवेंट्स होते हैं। ये सिर्फ एक म्यूजियम बनकर नहीं रह गया है, बल्कि एक जीता जागता धड़कता हुआ सेंटर है। ये बैलेंस साधना आसान नहीं होता होगा। कई हिस्टोरिकल इमारतें या तो म्यूजियम बन जाती हैं या फिर मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी पहचान खो देती हैं। ताज ने ये कैसे किया? मेरे ख्याल से इसके पीछे एक सोच है, निरंतरता और अनुकूलनशीलता की। अच्छा।
उन्होंने हमेशा क्वालिटी और सर्विस के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स बनाए रखे, जो जमशेद जी टाटा का ओरिजिनल सपना था। हाँ। साथ ही वे समय की ज़रूरतों को समझते हुए बदलाव करने से हिचकिचाए नहीं, चाहे वो नई टेक्नोलॉजी अपनाना हो, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स बेहतर करना हो या फिर खाने पीने के नए ट्रेंड्स को शामिल करना हो। उन्होंने अपनी विरासत को बोझ नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया। ये दिखाता है कि कैसे सम्मान के साथ आप अपने अतीत को सहेजते हुए भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो ताजमहल पैलेस होटल सिर्फ एक 5 स्टार होटल से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। ये जमशेदजी टाटा की दूरदृष्टि का प्रतीक है, जिसने 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में ही वर्ल्ड क्लास एक्सेलेंस का सपना देखा था। ये कमाल के आर्किटेक्चर का नमूना है जो भारत की डाइवर्सिटी और खुलेपन को दिखाता है। सही। ये दशकों से भारत की शान और मेहमान नवाजी का सिंबल रहा है, और सबसे अहम, ये 26/11 जैसे भयानक हादसे के बाद भी अटूट खड़े रहने वाले जज्बे, हिम्मत और ताकत का प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा। और ये चर्चा हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। आखिर कुछ इमारतें अपने बनने के असली मकसद से इतना आगे कैसे निकल जाती हैं? हाँ। वे कैसे किसी शहर या देश की पहचान, उसके इतिहास और उसकी आत्मा का हिस्सा बन जाती हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ताजमहल पैलेस होटल सिर्फ ईंट और गारे की इमारत नहीं है। बिल्कुल। ये कहानियों का, यादों का, उम्मीदों का और संघर्षों का एक संगम है। शायद यही वजह है कि ये इमारतें सिर्फ रहने या घूमने की जगह नहीं रह जाती, बल्कि हमारी कलेक्टिव चेतना, हमारी सामूहिक सोच का एक अटूट हिस्सा बन जाती हैं। वे हमें बताती हैं कि हम कौन थे, कौन हैं और क्या बन सकते हैं।